हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। प्यारे साथियों, इन्वायरमेंट बाय शंकर IAS एकेडमी के इस 9th एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर 8 जिसका नाम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसका पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे जो है हम समझेंगे, सबसे पहले टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ EIA का। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। देखिए, मेन चीज़ जो डिफरेंस देखने को मिलता है कॉम्प्रहेंसिव EIA और रैपिड EIA के बीच में, वो होता है कि किस टाइम को, मतलब टाइम स्केल क्या है डेटा का, जो डेटा सप्लाई हो रहा है उसमें कितने कितने टाइम, क्या टाइम स्केल है उसका। तो जैसे होता क्या है कि रैपिड EIA जो होता है, ये किस लिए, नाम ही कह रहा है ना, रैपिड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब फटाफट से इसका अप्रेजल हो जाता है ना। अप्रेजल जो प्रोसेस है वो बहुत स्पीडी तरीके से होता है। वाइल जो दोनों ही तरह के EIA हैं, इनमें आप ये देखोगे प्रॉपर कवर किया जाता है सारे इम्पॉर्टेंट जो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, कैसे उनको मिटिगेट किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं, उसी का एक्सटेंशन है। अच्छा, रैपिड EIA जो है ये कैसे आप पा सकते हो। आप पा सकते हो बहुत सारे कलेक्शन ऑफ, मतलब ऐसे कह सकते हो कि थ्रू द कलेक्शन ऑफ वन सीजन, जैसे अदर देन मानसून को छोड़ के बाकी सारा आप डेटा निकालो और जो है फटाफट से उसको क्या करो कि टाइम उससे कम आपका बचेगा, है ना। और वही जगह लेकिन कॉम्प्रहेंसिव EIA कि हम डेटा जब कलेक्ट करते हैं तो हम चारों सीज़न का कलेक्ट करते हैं। अब क्या प्रोसेस होता है EIA का, क्या नहीं होता है, पार्ट 1 में हमने प्रॉपर कवर किया है। तो उससे आप अगर रिलेट करेंगे, जब जाके उसको देखेंगे तो आप इजीली इसको जो है समझ पाएंगे। अच्छा, तो बात आती है ये कि जो रैपिड EIA है ये तभी एक्सेप्टेबल है अगर ये, भैया देखो रैपिड EIA है, एक ही सीज़न का डेटा ले रहे हैं और वो एक सीज़न मानसून नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। तो लेकिन अब मसला ये है, बात ऐसी है कि इसको तभी आप सही मानोगे और तभी ये एक्सेप्ट किया जाएगा जब जो है इसकी जो क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग की, ठीक है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। जो रैपिड EIA इसका रिव्यू भी सबमिट किया जाता है और वो दिखाएगा कि क्या ये कॉम्प्रहेंसिव EIA ये वारंटेड है या नहीं। तो इसलिए बात समझिए, बात एकदम साफ है कि जो सबमिशन होगा प्रोफेशनली प्रिपेयर्ड कॉम्प्रहेंसिव EIA का, पहले इंस्टेंस में वो जनरली ज़्यादा एफिशिएंट अप्रोच है और डिपेंड करता है क्या नेचर है, क्या लोकेशन है, क्या स्केल है प्रोजेक्ट की, इस EIA रिपोर्ट की, उस बेसिस पे इसमें अंदर जो भी चीज़ें जो है होनी चाहिए। अच्छा, कुछ कंपोनेंट्स आपको बता दूं जो होने ही चाहिए इसके अंदर, जैसे कि अब एयर कंपोनेंट में समझते हैं, समझते चलिएगा गौर से। देखिए, जब आपको इस बात का पता लगाना है, ठीक है ना, कि मतलब जब डिटरमाइन करना है इम्पैक्ट जोन का, है ना, स्क्रीनिंग मॉडल पे। अब मैंने आपको ऑब्वियसली जो है वो सारी बातें बता रखी थी कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे स्क्रीनिंग पहले होती है, फिर क्या होता है, स्कोपिंग क्या होती है, मैंने सारा प्रोसेस आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। तो अब जब आपको क्या करना है कि अब जब आपको इम्पैक्ट जोन को डिटरमाइन करा होगा स्क्रीनिंग मॉडल के माध्यम से, फिर क्या होगा, आपको फिर उस टाइम पे प्रॉपर डेवलप करना होगा एक मॉनिटरिंग नेटवर्क को। दूसरी बात क्या कि प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि क्या अभी का स्टेटस है एम्बिएंट एयर क्वालिटी का, है ना, उस इम्पैक्टेड रीजन के अंदर। इम्पैक्टेड रीजन मतलब 7 से 10 किलोमीटर की जो एरिया सराउंड करेगा प्रपोज्ड प्रोजेक्ट की साइट से, ठीक है। तीसरा क्या कि आपको साइट स्पेसिफिक मीटियोलॉजिकल डेटा को जो है देखना पड़ेगा, जैसे विंड की स्पीड क्या है वहाँ पे, विंड का डायरेक्शन क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कितना है, सब आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, चौथी बात कि एस्टिमेट करना होगा क्वालिटीज़ को एयर एमिशंस की, जैसे इसमें आ गया आपका कुछ फ्यूजिटिव एयर एमिशंस हो गए फ्रॉम द प्रपोज प्रोजेक्ट से, क्या क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में निकलेगा एयर एमिशंस, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना होगा, क्वांटिफाई करना होगा, इवैल्यूएट करना होगा और दूसरे जो भी पोटेंशियल एमिशंस हैं, जैसे कि
कि वहाँ का वेहिकुलर ट्रैफिक कितना है, वो भी तो ज़रूरी है ना, और जगह से भी तो पोल्यूशन निकल रहा है, खाली एक प्रोजेक्ट थोड़ी निकल रहा है। तो इस इम्पैक्टेड जोन के अंदर ये कितना है एस्टिमेट करना होगा, कि सब कुछ इकट्ठा करिए, सारा एमिशंस और इम्पैक्ट उसके कितने हो रहे हैं, सब आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। क्या प्रिडिक्ट करना पड़ेगा? प्रिडिक्ट करना पड़ेगा चेंजेस को किसके? एम्बिएंट एयर क्वालिटी के चेंजेस को। क्यों? ड्यू टू पॉइंट, लाइन एंड एरियाज जहाँ से एमिशंस निकलता है, और वो ज़रूरी है एयर क्वालिटी मॉडल्स के लिए, उन सबको पूरा निकालना होगा। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन करना है कि कितनी मात्रा में जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस कौन कौन से लगाए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रपोज करे गए हैं पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, ताकि जो भी गैस द्वारा निकला गया एमिशन हो या एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड हो उन्हें मेंटेन कर सके, उसके लिए कौन कौन से डिवाइसेस लाए गए हैं या प्रपोज करेंगे कि इन डिवाइसेस को लगाएंगे। उसके बाद आपको प्रॉपर डिलीन करना है, डिलिनेशन करना है मिटिगेशन मेजर्स का। कहाँ पे? सोर्स, पाथ, वेस और रिसेप्टर पे। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे करना है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि कहाँ चल रहा है। अभी सबसे पहले हमने आपको ये चीज़ समझाई कि क्या कहते हैं एयर एनवायरनमेंट को लेके। अच्छा, डिलिनेशन में कई बार बोल चुकी हूँ, हो सकता है कि बच्चों को उसका मतलब ना पता हो, है ना, कुछ हिंदी मीडियम के छात्र हो ना समझ पा रहे हो बहुत सारी। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप प्रॉपर डिस्क्राइब करते हो या पोर्ट्रे करते हो समथिंग प्रिसाइसली, है ना, बढ़िया से आप जो है वो डिलाइन कर रहे हो चीज़ों को, तो प्रॉपर जो है मतलब रूपरेखा या चित्रण करते हो ना, हिंदी में ऐसे समझो, इसका मतलब ये होता है। और एक भाई हमें करना ही है। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कि मिटिगेट का मतलब होता है कोई चीज़ को थोड़ा कम जो है सीरियस करना, कम सीवियर करना। ठीक है, तो प्रॉपर जो है आपने एक बनाया चीज़ है कि हाँ भैया हम किसी चीज़ को जो है क्या मेजर उठाएं जिससे नुकसान कम से कम हो। तो एयर एनवायरनमेंट का समझ गए आप। अब हम नॉइस एनवायरनमेंट का समझते हैं। इसी के अंदर एक चीज़ होती है, देखो अब इसमें क्या करना पड़ेगा। अभी जो प्रेजेंट स्टेटस है नॉइस का, नॉइस के लेवल का, उसको मॉनिटर करिए कि इम्पैक्टेड जोन के अंदर क्या है। प्रिडिक्ट करिए फ्यूचर के नॉइस लेवल को जो आपके प्रपोज प्रोजेक्ट के माध्यम से निकलेंगे या उन एक्टिविटीज़ के माध्यम से निकलेंगे, जैसे कि वेहिकुलर, जब व्हीकल्स इधर से उधर जाएंगे उसके माध्यम से निकलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करिए। क्या आइडेंटिफाई करना है आपको? कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी अगर मान लो राइज होता है नॉइस के लेवल पे आसपास के एनवायरनमेंट में, तो क्या उससे क्या असर आएगा। ठीक, और तीसरा कि रिकमेंडेशन देनी है किस तरीके से हम ऐसे कदम उठाएं जिससे नॉइस पोल्यूशन कम से कम हो। समझ आई? फिर वाटर एनवायरनमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए आप जो भी स्टडीज़ हैं ग्राउंड या सरफेस वाटर रिसोर्सेज को लेके, है ना, कि कितनी वहाँ पे क्वांटिटी है, कितनी क्वालिटी है, उस क्या क्वालिटी है उस इम्पैक्टेड जोन के अंदर जहाँ पे प्रपोज प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, उसको प्रॉपर स्टडी करना है। प्रिडिक्ट करना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, इस प्रोजेक्ट प्रपोज वाटर यूज़ पंपिंग जब होगी, है ना, प्रोजेक्ट के लिए पानी की ज़रूरत होगी, तो क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा वहाँ की वाटर रिसोर्सेज पे। तीसरा कि आपको देखना है ना, कि क्या वेस्ट जो है पानी में तो नहीं जा रहा है, टॉक्सिक ऑर्गेनिक तो नहीं है, इस वेस्ट तो नहीं निकल रहा है इस प्रपोज एक्टिविटी के माध्यम से। फिर प्रॉपर आप इसको इवैल्यूएट करोगे, है ना, देखो जो समझोगे कि प्रपोज पोल्यूशन जो है जो प्रिवेंशन है या वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम बढ़िया हो, सजेशन हो कि कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ के जो भाई पानी वहाँ से मान लो प्रोजेक्ट से निकला और आसपास की वाटर बॉडी में जाके मिला, तो जो वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करा जा रहा है उसकी क्वालिटी पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, कि अब ये देखना है क्या ये आसानी है भैया वाटर साइकिलिंग या रीयूज़ बढ़िया से हो सकता है, तो इसके लिए आप बढ़िया एक रूपरेखा, एक डिलिनेशन बनाइए, है ना। तो ये हो गया वाटर एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है, तो सर्वे तो है, तो सर्वे करिए फ्लोरा एंड फौना को लेके, वहाँ के जैव जंतु कितने हैं, है ना, जानवर कैसे हैं, और क्लियरली यहाँ पे
एक चीज़ बनाइए कि सीज़न और ड्यूरेशन के हिसाब से वहाँ क्या कैसे कैसा उगता है, क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ के जो फ्लोरा है, फोना है, जो प्रेजेंट है उस इम्पैक्टेड जोन के अंदर प्रोजेक्ट की, उसको प्रॉपर असेसमेंट उनका करिए, देखिए समझिए क्या डैमेज हो सकता है वहाँ के टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक मतलब पानी वाले और लैंड वाले फ्लोरा फोना को। अगर हम कुछ भी गैसेज एमिशन करते हैं प्रोजेक्ट के माध्यम से, क्या अफेक्ट होगा, क्या डैमेज हो जाएगा पोल्यूशन के माध्यम से, एयर पोल्यूशन के माध्यम से वहाँ पे फ्लोरा फोना को। असेसमेंट आपको करना है कि डैमेज हम क्या एक्वाटिक या मरीन फ्लोरा एंड फोना को तो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कमर्शियल फिशिंग की वजह से, है ना, ड्यू टू फिजिकल डिस्टर्बेंसेज या ऑल्ट्रेशन के माध्यम से। फिर आपको प्रिडिक्ट करना है बायोलॉजिकल स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है उस इम्पैक्टेड जोन के अंदर जहाँ पे प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है, और प्रॉपर इसके लिए आप एक डिलिनेशन करिए, मिटिगेशन मेजर आप क्या ले सकते हो ताकि कम हो डैमेज वहाँ पे, है ना, प्रिवेंट हो। अच्छा, फिर लैंड एनवायरनमेंट के लिए क्या, देखो स्टडीज़ कि वहाँ की सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, अभी वहाँ का लैंड यूज़ या टोपोग्राफी कैसी है, लैंडस्केप कैसा है, ड्रेनेज पैटर्न कैसे हैं उस इम्पैक्टेड जोन के भीतर, ठीक है। एस्टिमेट बनाइए कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोजेक्ट का लैंड यूज़ पे, लैंडस्केप पे, टोपोग्राफी पे, ड्रेनेज या हाइड्रोलॉजी पे। उसके बाद आपको पता लगाना, आइडेंटिफाई करना है कि क्या आप किस तरीके से वहाँ पे जो लैंड एप्लीकेशन है उसको ट्रीट कर सकते हो बढ़िया, सब क्या उसका इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद आप एस्टिमेट करिए, कैरेक्टराइज करिए सॉलिड वेस्ट को और डिलिनेशन करिए, मैनेजमेंट ऑप्शंस आपके पास क्या हैं ताकि वेस्ट कम से कम हो और इन्वायरमेंटली कंपैटिबल डिस्पोजल हो। जब आप डिस्पोज करें अपने वेस्ट को तो ऐसा ना हो कि वो वहाँ पे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा दे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सोशियो इकोनॉमिक एंड हेल्थ एनवायरनमेंट पे क्या है। देखिए आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर डेमोग्राफिक भाई लोग कितने वहाँ क्या रह रहे हैं और आसपास सोशियो इकोनॉमिक डेटा क्या है प्रॉपर आपको कलेक्ट करना है। फिर आपको क्या करना है कि वहाँ भाई प्रॉपर डेटा कलेक्ट करके स्टडीज़ करनी है कि वहाँ पे भाई देखिए पहले आपको इसके बाद आपको एपिडर्मोलॉजिकल डेटा भी कलेक्ट करना है, जैसे कि वहाँ का कोई एंडेमिक डिजीज़ तो नहीं है, जैसे वहाँ फ्लोरोसिस, मलेरिया, फिलेरिया, मैल न्यूट्रिजन तो नहीं है, ठीक है भाई। लोग मॉर्बिडिटी रेट क्या है पॉपुलेशन के बीच में उस इम्पैक्टेड जोन के अंदर, कितने लोग कितने में मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है। आपको ये प्रोजेक्शन करना है कि जो बदलाव आ रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक या हेल्थ में प्रोजेक्ट की वजह से या रिलेटेड एक्टिविटीज़ की वजह से वो क्या है, जैसे ट्रैफिक का कंजेशन क्या है, और आपको ऐसा वहाँ पे मेजर उठाने हैं जिससे आप कम से कम इम्पैक्ट वहाँ पे पड़े। प्रॉपर आपको असेसमेंट करना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल या कल्चरल या आर्कियोलॉजिकल साइट्स जगह हैं, ठीक है। उसके बाद आपको असेसमेंट करना है इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या निकल के आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट से, हमको क्या फ़ायदा मिलेगा। एक असेसमेंट आपको करना है रिहैबिलिटेशन जिनकी ज़रूरत है, उस स्पेशल एम्फेसिस आपको शेड्यूल एरिया पर डालना है, अगर मान लीजिए वहाँ पर शेड्यूल एरिया है तो, ठीक। इतनी बात समझे। अब हम रिस्क असेसमेंट को समझेंगे। देखिए हमने सारी दिक्कतों को देख लिया, मतलब जो भी वहाँ पे हज़ार्ड्स हैं उन सबको पता लगा लिया, ठीक है ना। सब हज़ार्ड आपको पता चल गए, इन्वेंट्री आपने देख ली, सब कुछ आपने देख लिया, कितनी क्या दिक्कत हो सकती है, कितनी प्रोबेबिलिटी है नेचुरल हज़ार्ड आने की, सब आपने समझ लिया, ठीक। अब क्या करना है आपको, मैक्सिमम क्रेडिबल एक्सीडेंट MCA एनालिसिस करनी है इस बात का पता लगाने के लिए कि वहाँ पे कौन सी पोटेंशियल जो भी हज़ार्डियस सिनेरियोज हैं, ठीक है ना, क्या कोई खतरा हो सकता है, और आप प्रॉपर देख लो। फिर आप देखो कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस करो कि भैया कि फेलियर हुआ, फेलियर्स की करो, है ना। एक्सीडेंट्स अगर मान लो हो गए, मान लो फायर लग गई, एक्सप्लोजन हो गया, हज़ार्डियस रिलीज हो गया या डैम टूट गया, कुछ भी। उसके बाद हज़ार्ड एंड ऑपरेबिलिटी, इसे हम लोग हैज़ॉप कहते हैं, इसकी स्टडी करो, असेसमेंट करो रिस्क का ऑन द बेसिस ऑफ जो भी इवैल्यूएशन आपने ऊपर करी है सब। और एक ऑन साइट और ऑफ साइट, ऑफ साइड मतलब जो प्रोजेक्ट के अफेक्टेड एरिया है और एक तो जहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, तो प्रॉपर ऑन साइट और ऑफ साइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को बनाओ। तो ये हो गया रिस्क असेसमेंट जो बहुत ज़रूरी है। फिर आया इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। ये क्या है, देखो आप प्रॉपर एक डिलिनेशन करोगे मिटिगेशन मेजर्स का, जिसमें आप जो है कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो हर एक इन्वायरमेंटल कंपोनेंट को, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्लान को। और उसके बाद डिलिनेशन करिए मॉनिटरिंग स्कीम का प्रॉपर,
ठीक है, कि क्या मॉनिटरिंग स्कीम होगी, उस कंडीशंस के हिसाब से कैसे हम मॉनिटर करेंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्लान को डिलाइन करिए, जैसे इसमें शेड्यूल करना, रिसोर्स करना, एलोकेशन को, सब कुछ आप जो है ऐसा करिए। तो एक मैनेजमेंट प्लान आपने बना लिया। तो अब आगे बढ़ के हम जानेंगे कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं जब आप शुरुआत में प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन और स्कोपिंग कर रहे होते हो। स्कोपिंग क्या है, स्क्रीनिंग क्या है, हम सब पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी देखिए जो इंपॉर्टेंट इश्यूज जिनको हम ध्यान में रखेंगे प्रोजेक्ट कैरेक्टराइजेशन को लेके, वो डिस्कस करे हैं सेक्टोरल गाइडलाइंस में, जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने टाइम टू टाइम जो है वो रिलीज करा करती है। अच्छा, एक जो इनिशियल प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, आईपीडी इसको बोलते हैं, शुड एट अ वेरी लीस्ट, है सबसे पहले यही होगा। तो एक इन्फॉर्मेशन जो भी आपको ज़रूरत होगी ना प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग और स्कोपिंग की, वो आपको इसके माध्यम से मिल जाएगी। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जिनको ज़रूर से ज़रूर कवर करा जाए आईपीडी के माध्यम से, उसमें कुछ चीज़ें आती हैं। जैसे कि पहली चीज़ तो यही आती है कि जो भी लोकेशन हो या करंट लैंड यूज़ वहाँ क्या चल रहा है, आसपास का क्या और सामान है, उस मतलब और चीज़ें क्या हैं, है ना, क्या वहाँ डेवलपमेंट प्लान जो प्रपोज करे गए एरिया के अंदर वहाँ करे जाएँ ना करे जाएँ, ठीक है, सब कुछ पहले। उसके बाद डिटेल प्रॉपर उस प्रपोज प्रोजेक्ट एक्टिविटी की, जैसे कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट वगैरह क्या आएगी, कितना खर्चा आएगा। फिर आपके और चीज़ें समझिए प्रोजेक्ट्स के आसपास, किसी प्री कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो भी एलिमेंट्स हैं, या कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन फेजेस में जो भी चीज़ें लगेंगी जो इंपॉर्टेंट हैं, है ना, तो डॉक्यूमेंट इसमें आप अटैच करिए। फिर आईपीडी के अंदर ऑफ साइट एक्टिविटीज़ भी आती हैं, जो उससे जुड़ी हुई कोई एसोसिएटेड एक्टिविटीज़ हैं वो भी आती हैं। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट इंड्यूस एक्टिविटीज़ भी आती हैं। प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ एज पर PERT चार्ट और प्रोसेस एज अ फ्लो चार्ट डिनेटिंग यूनिट प्रोसेस विद इनपुट आउटपुट सब आता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रिव्यूअर टास्क का काम है ये प्रॉपर बढ़िया हो जाएगा। प्रोजेक्ट के प्रोपोनेंट हैं, प्रॉपर अच्छी स्कोपिंग होगी तो इससे इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन मिलेगी प्रॉपर डिटेल ईआईए को बनाने में। और रिव्यूअर जो है जब इस रिपोर्ट को एक्सेस कर रहा होगा तो उसका फोकस जो होगा वो होगा कि जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो प्रोजेक्ट की लोकेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स से इन्वॉल्व है वो उसको समझ में आ जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है प्रोजेक्ट की लोकेशन या लोकेशंस की। देखिए साइट का जो सिलेक्शन होता है जहाँ पे प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है, ये एक बहुत इफेक्टिव अप्रोच है अगर आपको यहाँ कम से कम करना है रिक्वायरमेंट मिटिगेशन मेजर्स की। अब आप सोचिए कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे एरिया पे साइट अपनी लेकर आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस ये है, वहाँ पे लगता है कि कुछ भी, मान लो लैंडस्लाइड वाले एरिया में आपने ऐसा कुछ ला रहे हो उससे लैंडस्लाइड और हो सकती है, तो ऐसे टाइम पे आपको मिटिगेशन मेजर्स बहुत ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में ला रहे हो जहाँ लैंडस्लाइड बहुत ही कम होती है तो मिटिगेशन मेजर्स भी आपको कम लेने पड़ेंगे। तो साइट का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है। और प्रपोज प्रोजेक्ट लोकेशन को रिव्यू करा जाए बेस्ड ऑन रेगुलेटरी और नॉन रेगुलेटरी क्राइटेरिया पे। तो प्रोजेक्ट सेटिंग रेस्ट्रिक्शंस ये डिपेंड करती है सेंसिटिविटी पे आसपास के एनवायरनमेंट की, और सेंसिटिविटी को प्रॉपर एक्सेस करा जाए इन रिलेशन टू क्या प्रॉक्सिमिटी है प्रोजेक्ट की, है ना, उन जगहों पे साइट पे जिन्हें आइडेंटिफाई करा गया है इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के तौर पे, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट बताती रहती है। तो जो साइटिंग क्राइटेरिया है जिसे MOEF दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने डिलाइन किया है वो समझिएगा। पहला तो ये कहा है कि जितना भी पॉसिबल हो जो प्राइम एग्रीकल्चर लैंड या फॉरेस्ट लैंड है उनको आप इंडस्ट्रियल साइट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जितना बच सके उतना बचें। दूसरा कहती है कि लैंड जिसकी ज़रूरत होती है, लैंड जो अक्वायर करी जाएगी वो कम से कम हो बट इतनी ज़रूरी हो कि हम एक ग्रीन बेल्ट दे सकें जहाँ पे जो है वो ट्रीटेड वेस्ट वाटर हो प्रॉपर, अगर पॉसिबल हो सूटेबल हो तो आप उस पानी को ट्रीटमेंट सिस्टम में फिर से यूज़ कर लीजिए। तीसरा कि इनफ स्पेस प्रोवाइड करी जाए जहाँ पे सॉलिड वेस्ट को जो है वो स्टोर करा जाए, स्पेस और वेस्ट को अवेलेबल कराया जाएगा और वो वेस्ट पॉसिबल रीयूज़ हो सके उसका फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद चौथी बात कि एक लेआउट हो, फॉर्म हो प्रोजेक्ट का, ये कंफर्म करा जाए टू द लैंडस्केप ऑफ द एरिया, ठीक है, बिना वहाँ के जो सीनिक फीचर्स हैं उस जगह के वो इफेक्ट नहीं होने चाहिए। पांचवी बात, जो उससे जुड़ी हुई टाउनशिप है प्रोजेक्ट की अगर कोई है भी तो उसको प्रॉपर क्रिएट करें। ये एक स्पेस होगी फॉर फाइटोग्राफिक बैरियर्स जो कि प्रोजेक्ट और टाउनशिप के बीच के हैं, एंड ये प्रॉपर ध्यान रखें जो भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड विंड डायरेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि
ये देखिए इंपॉर्टेंट है कोस्टल एरियाज। हाँ, अब कोस्टल एरियाज का क्या सीन है, देखो एटलीस्ट आधा किलोमीटर हाई टाइड लाइन से, है ना, मतलब विथ 0.5 किलोमीटर हाई टाइड लाइन से, जो कि स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ हैं आपका CRZ नोटिफिकेशन के हिसाब से 1991 की। तो ये जहाँ पे ध्यान देना है, STL जो है वो डिलिमिटेट करे बाय द अथॉरिटी, एजेंसी सिर्फ करेंगी। अच्छा, एस्चुरीज में क्या बताया गया है ना, अभी इसका कुछ चेंजेस आए हैं, मैं अच्छा अपडेट कर दूंगी। एटलीस्ट 200 मीटर हो फ्रॉम द एस्चुरी बाउंड्री। तीसरा जो है बात करता है फ्लड प्लेन्स की ऑफ द रिवराइन सिस्टम, तो एटलीस्ट 500 मीटर हो। फिर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के एटलीस्ट 500 मीटर हाईवे और रेलवे से हो। मेजर सेटलमेंट जहाँ पे 3 लाख की पॉपुलेशन है, एटलीस्ट वहाँ से 25 किलोमीटर दूर हो प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं, क्वालिटी एयर की, वहाँ का पोल्यूटेड एरिया, नेचुरल डिजास्टर प्रोन एरिया, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, पानी की, दूसरे जो भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, या जो भी इंपॉर्टेंट विथ और कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये सब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट टाइम टू टाइम अपना करती रहती है। अभी फिलहाल भी इसने की यही है, मैं आपको अपडेट कर दूंगी इस चीज़ को, मतलब कई साल हो रहे हैं, अभी की बात नहीं है, लेकिन हाँ अपडेट हुआ है। अच्छा, तो अब प्रोसीजर क्या है पब्लिक हियरिंग का, है ना, तो ये भी तो है ना, क्या भाई पब्लिक हियरिंग के लिए भी तो कोई प्रोसीजर होना चाहिए, तो देखो वो भी है। और क्या है थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो प्रोसेस की बात करते हैं, क्या प्रोसेस है पब्लिक हियरिंग का। पहली चीज़ तो समझिए आप कि जो भी अप्लाई करेगा एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए प्रोजेक्ट की, वो सबमिट करेगा कंसर्न्ड वहाँ के जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है SPCB, वहाँ पे जाएगा। हाँ, सबसे पहला प्रोसेस हो गया। दूसरे नंबर पे क्या होगा, नोटिस ऑफ पब्लिक हियरिंग। अब इसमें क्या आता है, सबसे पहला कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक नोटिस यहाँ पे लाएंगे एनवायरमेंटल पब्लिक हियरिंग के लिए। इस नोटिस को पब्लिश करा जाएगा, कहाँ करा जाएगा, एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। और ऐसे 2 न्यूज़पेपर जो उस रीजन में बढ़िया चलते हों, ठीक है, जहाँ पे प्रोजेक्ट जो है लाया जा रहा है। एक नोटिस जो है वो तो वहाँ की जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वहीं की, वहाँ पे जो लोकली कंसर्न लोग हैं उसमें निकाली जाएगी। और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मेंशन करेगा डेट को, टाइम को, प्लेस को जहाँ पब्लिक हियरिंग होगी। सजेशन, व्यूज़, कमेंट्स और ऑब्जेक्शन जो पब्लिक के होंगे उन्हें प्रॉपर सुना जाएगा विद इन दी 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन से। दूसरा इसी के अंदर क्या आता है कि सारे लोग जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, एनवायरमेंटल ग्रुप हैं, दूसरे जो भी लोकेटेड हैं साइट के आसपास, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट साइट के आसपास जो अफेक्ट हो रहे हैं, वो सब इस पब्लिक हियरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ओरल या रिटन सजेशन ये प्रॉपर जो है देंगे अपने स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, ठीक है। और इसी के अंदर तीसरी बात आती है क्या, कि जो कॉम्पोजिशन है पब्लिक हियरिंग पैनल का, इसके अंदर कौन कौन होगा, यहाँ पे समझिएगा। इसके अंदर सबसे पहले तो वहाँ पे कौन होंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, वो होंगे। दूसरे नंबर पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और उनके नॉमिनी होंगे। तीसरे नंबर पे रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट के होंगे जो उस सब्जेक्ट से डील कर रहे हों। चौथे नंबर पे रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के हैं, जो एनवायरनमेंट से डील कर रहे हैं, वो होंगे। 5वें नंबर पे 3 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे लोकल बॉडीज़ के, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत के। और 6ठे नंबर पे क्या कि यहाँ पे 3 से ज़्यादा सीनियर सिटीजन भी नहीं होंगे उस एरिया के जिसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने नॉमिनेट करा है। तो 6 तरह के लोग आप समझ गए कौन कौन है इसमें। तो ये पब्लिक हियरिंग का प्रोसेस यहाँ तक हो गया। अब बात आती है EIA की इन द इंडियन सिस्टम, है ना। तो अब इसमें हम समझते हैं कुछ हेड्स के अंदर इसको। सबसे पहले हम ड्रॉबैक्स को जानते हैं। ड्रॉबैक्स के अंदर हम सबसे पहले समझते हैं, देखिए यहाँ पे हम ड्रॉबैक्स और रिकमेंडेशन दोनों पढ़ेंगे, हालांकि रिकमेंडेशन हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे जो लास्ट पार्ट होगा। अभी फ़िलहाल हम इसको कर देते हैं। देखिए एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जहाँ इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं उन्हें एग्जेम्प्ट करा गया है इस नोटिफिकेशन से, या तो इसलिए क्योंकि ये लिस्टेड नहीं थे शेड्यूल 1 के अंदर, या फिर इनके इन्वेस्टमेंट जो हैं वो कम है ना, जैसे कि नोटिफिकेशन में दिया होता है उससे कम इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट हैं, इनके लिए सबको हटाया गया है। तो अब बात आती है कि एक्सपर्ट कमेटी के अंदर कौन कौन होगा और उसके क्या स्टैंडर्ड होंगे, इसको आपको बताते हैं।
तो ये देखने को मिला कि टीम जो बनाई जाएगी इस EIA की स्टडी को करने के लिए, ठीक है, उसमें एक्सपर्टाइज की कमी थी अलग अलग फील्ड में, जैसे इन्वायरमेंटलिस्ट की, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, सोशल साइंटिस्ट की, कि वो प्रॉपर स्टडी करें कि क्या सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोजेक्ट का। और दूसरी बात कि यहाँ पे कमी थी एग्जॉस्टेड इकोलॉजिकल और सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए। तभी तो ये ड्रॉबैक का पार्ट है ना इसमें, ये जो एक्सपर्ट्स हैं इनमें कमियां देखने को मिली है कि ये लोग इस कमेटी के अंदर नहीं हैं, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है ना, यहाँ पे कमेटी में कौन कौन होगा, तो यहाँ पे ये लोग नहीं हैं। फिर इन्होंने एक ड्रॉबैक पब्लिक हियरिंग को लेके कहा, वो ये कहा कि पब्लिक के कमेंट्स को अर्ली स्टेज पे क्यों नहीं ध्यान में रख रहे हो, बाद में जब एकदम प्रोजेक्ट क्लियरेंस के टाइम पे आया तो आप क्यों पब्लिक हियरिंग कर रहे हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट जिनमें इन्वायरमेंट और सोशल इम्पैक्ट पड़ता है उनको तो आपने एक्सक्लूड कर दिया है पब्लिक हियरिंग मैंडेटरी प्रोसेस से। तीसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को इंटाइटल है ना, वो आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल कराने हैं, वो कैसे होंगे। और डेटा जो कलेक्ट करा जाएगा उसमें भाई आप वहाँ की जो इंडिजीनियस नॉलेज है वहाँ के लोगों की, लोकल लोगों की, उनको तो आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो। तो ये एक ड्रॉबैक यहाँ पे जो है वो डाला गया। उसके बाद आई बात क्वालिटी की, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस का वो रिलेटेड है EIA की क्वालिटीज़ की रिपोर्ट से, वो जो करी जा रही है। अब रिपोर्ट जनरली इनकम्प्लीट है और एक फॉल्स डेटा बेकार का प्रोवाइड करती हैं। पहला तो ये ड्रॉबैक कहा। दूसरा ये बुराई करिए कि भैया इसकी रिपोर्ट कुछ इम्पैक्ट जो पड़ रहा है असेसमेंट करने में या इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के से रिलेटेड, वो तो इसमें डाला ही नहीं गया रिपोर्ट में। तीसरी बात ये कहा कि जो EIA की बहुत सारी रिपोर्ट वो सिंगल सीजन डेटा पे बेस्ड हैं, मतलब इतनी ये एडिक्वेट नहीं है कि ये पता लगाएं कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये तो कॉन्ट्ररी हो रहा है ना भाई, शुरू से ही समझिए। चौथी बात कि आज के टाइम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट की कमीशन को लेके कि यहाँ पे एक EIA बनाया जाए अपने प्रोजेक्ट के लिए, और EIA एक्चुअली फंड करा जा रहा है ऐसी एजेंसी या इंडिविजुअल के द्वारा जिसका प्राइमरी इंटरेस्ट ही है कि हमें क्लियरेंस करनी है फॉर द प्रोजेक्ट प्रपोज। तो यहाँ पे बहुत ही कम चांस है ना कि जो असेसमेंट दिया जाएगा वो अनबायस्ड होगा। वो भैया उसको तो अपना काम कराना है। फॉर एग्जाम्पल मानो EIA की रिपोर्ट बनाई, ठीक है ना, अब प्रपोज्ड ऑयल एक्सप्लोरेशन को लेके उड़ीसा के कोस्ट में किसने, रिलायंस ग्रुप ने बनाई, और इसको दिया गया एक लाइफ साइंस डिपार्टमेंट ऑफ भरमारपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा, और इसमें कोई भी एक्सपर्टाइज था नहीं स्टडी जो टर्टल की स्टडी को लेके उनके लाइफ साइकिल्स को लेके। तो भाई जो बंदा प्रोजेक्ट ला रहा है वो तो क्लियरेंस चाहता ही है। अब उसको ही अगर आप कहोगे कि आप ही रिपोर्ट बना के दो तो वो अपने पक्ष में बनाएगा। पांचवी बात ये कि EIA का डॉक्यूमेंट खुद में इतना भारी भरकम टेक्निकल है कि आम जनता उसको कैसे समझेगी और पता कैसे लगाएगी, साथ में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा, उसमें पार्टिसिपेशन सबका कैसे होगा। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे फ्रॉड EIA की स्टडीज़ देखने को मिली, डेटा गलत दिया गया है। यहाँ पे कोई EIA कंसल्टेंट कोई ऐसा नहीं है जो प्रॉपर ऑथराइज्ड हो, है ना। तो मान लो लाखों रुपए दे दिया तो किसी को भी पकड़ा दिया तो गड़बड़ हो गया मामला। हाँ, तो अब नियरली हर केस में हम देखते हैं कि कंसल्टेंट कोशिश करते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपा लें, चेंज कर दें, है ना, अपने क्लाइंट्स की रिपोर्ट को लेके, ताकि उनको कोई फ़ायदा हो और काम भी बन जाए। तो ये कुछ बातें हैं। अच्छा, एक बात और कि मॉनिटरिंग कंप्लायंस एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। तो पहली चीज़ क्या कि स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्टेड या EMPs एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स वगैरह जो है, इनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है ऐसी प्रोजेक्ट के लिए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से। दूसरा कि डिटेल जो होती है रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस और इम्प्लीमेंटेशन को लेके मिटिगेशन मेजर की, ये भी नहीं प्रोवाइड करी जाती कि हम ये कदम उठाएंगे, कम क्या कितने ये सही अच्छे साबित होंगे, ये नहीं बताते हैं। और तीसरा कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान को भी डिस्कस नहीं करते हैं डिटेल में, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर कम्युनिटीज़ तक इसके बारे में भी नहीं पहुंचाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो ड्रॉबैक्स के अंदर आती हैं। अब हम जो नेक्स्ट वाला करेंगे पार्ट, जो लास्ट पार्ट इसका होगा, उसमें हम रिकमेंडेशंस की चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको लेक्चर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही सारे सोशल मीडिया के लिंक्स जो हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। आप मुझे हर जगह पे फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का भी इसमें लिंक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।